यूपी बोर्ड हाई स्कूल 25 महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि बोर्ड में पूछे गए हैं, पूछे जाएंगे 2023 की बोर्ड परीक्षा में। 25 महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न इस वीडियो में आपको पूरा हम बताएंगे। पहला हमारा क्या है, प्रतिरोध क्या है, इसका मान एवं मात्रक लिखें। ये 2 नंबर का पूछा जाएगा। किसी धारावाही तार में आवेश के प्रवाह में जो रुकावट आती है उसे प्रतिरोध कहते हैं, इसका मात्रक ओम होता है। और फिर दूसरा प्रश्न है, विद्युत विभव से आप क्या समझते हैं, विद्युत विभव क्या है। किसी चालक की वह अवस्था जो यह बताए कि इसे किसी दूसरे चालक के साथ संपर्क में लाने पर विद्युत आवेश का प्रवाह किस दिशा में होगा, विद्युत विभव कहलाता है। चलते हैं तीसरे प्रश्न पे। तीसरा प्रश्न हमारा क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो कि 3 से 4 नंबर का पूछा जाएगा बोर्ड परीक्षा में। सिद्ध करें 1 किलोवाट आवर बराबर 3.6 गुणे 10 की पावर 6 जूल अथवा 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है। तो आपका उत्तर है 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 गुणे 1000 वाट गुणे 3600 सेकेंड बराबर 3.6 गुणे 10 की पावर 6 जूल। और 1 किलो वाट आवर बराबर 3.6 गुणे 10 की पावर 6 जूल अथवा 3.6 गुणे 10 की पावर 6 जूल के बराबर होता है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, प्रतिरोधों का सामूहिकरण क्या है, विद्युत परिपथ के साथ वर्णन करें। उत्तर, जब प्रतिरोधों को एक साथ जोड़कर परिपथ तैयार किया जाता है प्रतिरोधों का सामूहिकरण कहलाता है। कुछ इस प्रकार से आपको चित्र बना देना है। श्रेणी क्रम का संयोजन कुछ इस तरह से होता है और पार्श्वजल मतलब समांतर का जो श्रेणी संयोजन होता है वो कुछ इस तरह से होता है। चलते हैं अगले प्रश्न में, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है हमारा। क्या है, श्रेणी क्रम में संयोजित करने के स्थान पर विद्युत युक्तियों को पाश्चम या समांतर में संयोजित करने से क्या लाभ होता है, जो कि 3 से 4 नंबर का पूछा जाएगा ये प्रश्न आपका। उत्तर है, पाश्चम क्रम में संयोजित करने के लाभ इस प्रकार है। पहला लाभ है आपको 3 से 4 नंबर का पूछा जाएगा यूपी बोर्ड के हाई स्कूल में। प्रतिरोधों को पाश्चम क्रम में जोड़ने से किसी भी चालक में स्विच की सहायता से विद्युत धारा स्वतंत्रतापूर्वक भेजी अथवा रोकी जा सकती है। और दूसरा है, ऐसा करने से सभी समांतर शाखाओं से सिरों के बीच का विभवांतर बराबर होता है, इसलिए लैंप, बिजली की प्रेस, रेफ्रिजरेटर, रेडियो आदि को एक ही विभव पर प्रचालन प्रयोग योग्य बनाया जा सकता है। चलते हैं अगले प्रश्न में, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, जो कि 2 नंबर का पूछा जाएगा। किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी, जो कि 19 में भी पूछा गया, 20 में भी, 22 में भी पूछा गया ये प्रश्न। और क्या है, चलिए उत्तर में आपको कुछ नहीं करना है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी बराबर 10, तो यह बराबर R/2, आर बराबर 2F, तो आर बराबर 2 × 10 बराबर 20 सेंटीमीटर। आपका आंसर 20 आ गया। चलते हैं अगले प्रश्न में, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, जो कि यूपी बोर्ड हाई स्कूल के लिए साइंस में यह प्रश्न पूछा जाता है, थोड़ा घुमा के पूछा जाता है। इस वीडियो में आपको पूरा बताएंगे कैसे इस प्रश्न को पूछा जाएगा। क्या है, हम वाहन में उत्तल लेंस को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वीरता क्यों देखते हैं, जो कि 14 में, 15 में, 16 में, 17 में, 19 में, 22 में पूछा गया है। और अथवा ऐसे प्रश्न को घुमाया कैसे जाता है, अथवा मोटर गाड़ी से साइड मिरर के रूप में प्रायः किस प्रकार के गोलीय दर्पण का प्रयोग किया जाता है, जो कि 3 नंबर का पूछा जाता है। उत्तर है, समांतर वाहनों के पश्च दृश्य दर्पण के रूप में उत्तल दर्पणों का उपयोग करते हैं। इनमें ड्राइवर अपने पीछे के वाहनों को देख सकते हैं जिससे वे सुरक्षित रूप से वाहन चला सकें। उत्तल दर्पणों को इसलिए भी प्राथमिकता देते हैं कि क्योंकि ये सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं, लेकिन वह छोटा होता है। इनका दृष्टि क्षेत्र भी बहुत अधिक होता है क्योंकि ये बाहर की ओर वक्रीय होते हैं। समतल दर्पणों की तुलना में उत्तल दर्पण ड्राइवर को अपने पीछे के बहुत बड़े क्षेत्र को देखने में समर्थ बनते हैं, इस कारण से वे बेहतर होते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, जो कि ये आना ही अवतल लेंस, उत्तल लेंस, समतल लेंस में एक लेंस आपका 100% है वो आएगा। क्या आपका इस वीडियो में के किस तरह से प्रश्न आ सकते हैं हम आपको वीडियो में पूरा दिखा रहे हैं। क्या है अगला प्रश्न, अवतल, उत्तल एवं समतल दर्पणों के दो उपयोग को लिखे। अगर जैसे आपका एक आ गया तो 2 नंबर का आपका आ जाएगा। अगर 2 से 3 पूछ गया
तीनों पूछा है तो आपका 4 नंबर 3 नंबर से 100% है, आपको पूछा जाएगा। उत्तर है अवतल दर्पण के दो उपयोग इस प्रकार हैं। पहला है दाढ़ी के बाल दर्पण की फोकस के अंदर आवर्तित दिखते हैं, जिसमें जिसमें कि दाढ़ी बनाना आसान हो जाता है। और दूसरा है सौर कुकर में बड़े द्वारक का अवतल दर्पण सूरज की ऊष्मा को केंद्रित करने में काम आता है। और बी वाले मतलब बी क्या है, उत्तल दर्पण के दो उपयोग। पहला है साइड मिरर के रूप में, मतलब साइड मिरर के रूप में। दूसरा है सड़कों पर लगे लैंप में प्रकाश को बड़े क्षेत्र में फैलाने हेतु दूसरा आप उपयोग है। और तीसरे समतल दर्पण के दो उपयोग हैं। क्या है, अपना प्रतिबिंब समानता देखने में, मतलब अपना प्रतिबिंब समानता देखने में। और दूसरा है दर्पण द्वारा एक से अधिक प्रतिबिंब प्राप्त करने में। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न हमारा क्या है, प्रिज्म से होकर प्रकाश के अपवर्तन का नामांकित किरण आरेख खींचिए। कुछ इस प्रकार से आपका फिगर रहेगा, आपको फिगर इस प्रकार से बनाना होगा। क्या है, प्रकाश अपवर्तन का नामांकित आरेख इस प्रकार का, जो कि प्रिज्म का मतलब कि आकार इस तरह से होता है। इस तरफ से आपतित कोण जाती है, इस तरह विचलन कोण निकलती है, और निर्गत कोण है, और प्रिज्म का कोण ये है आधार है। आपको इस प्रकार से चलते हैं अगले प्रश्न, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो कि हर बार पूछा जाता है, इस बार भी पूछा जाएगा। प्रकाश का अपवर्तन क्या, इसके नियमों का उल्लेख कीजिए। 12 में, 13 में, 15 में, 17 में, 18 में, 19 में, 22 में पूछा गया प्रश्न, इस बार भी प्रश्न आएगा। आपको क्या लिखना है, प्रकाश किरण जब एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में तिरछी प्रवेश करती है तो दोनों माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर किरण मुड़ जाती है। सघन माध्यम में अपवर्तन माध्यम में आपतन बिंदु पर अभिलंब की ओर मुड़ी मुड़ी है, जबकि विरल माध्यम में अभिलंब से दूर मुड़ती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। कुछ इस प्रकार से आपका फिगर है, जो दिखा दे रहा है कि आपतित किरणें हैं, आपतन कोण है, परावर्तन कोण है, परावर्तित किरणें हैं। और चलिए हम अपवर्तन का नियम में आपको क्या लिखना है। अपवर्तन के नियम में आपको लिखना है, पहला है आपको लिखना है कि आपतित किरणें तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं। और दूसरा है किन्हीं दो माध्यमों और प्रकाश की ओर निश्चित वर्ण के लिए आपतन कोण की जा साइन तथा आपतन कोण की जा साइन का अनुपात एक नियतांक होता है, जो अपवर्तनांक कहलाता है। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। और जो साइन है वो जा से प्रदर्शित करते हैं, जो जा को साइन से प्रदर्शित। चलते हैं अगले प्रश्न में, जो कि हर बार पूछने जाने वाले प्रश्न। इस तरह से प्रश्न क्यों पूछे जाते हैं, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, इसमें आपको किस वजह से आपको टिमटिमाते हैं, मतलब 2 नंबर से पूछा जाता है। 2 नंबर अपना निश्चित करें। इस तरह से हवा की विभिन्न परतों में तापमान अलग अलग होता है, इस कारण उनका घनत्व भी कम होता है। इसलिए तारों से आता प्रकाश इन वायु परतों में विभिन्न मात्रा में आपतित होता रहता है। अतः इस कारण तारे हमें नेत्रों में टिमटिमाते प्रतीत होते हैं। और चलते हैं अगले प्रश्न में, 5वां प्रश्न, मतलब कि फिर उसी प्रश्न में पूछा जाता है, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों प्रतीत होता है। ये भी 2 नंबर का मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर पूछा जाता है। क्या है, उत्तर में आपको क्या लिखना है, अंतरिक्ष यात्री आकाश में उस ऊंचाई पर होते हैं जहां वायुमंडल नहीं होता है और न ही कोई प्रकीर्णन हो पाता है, इसलिए उन्हें आकाश नीला नहीं बल्कि काला प्रतीत होता है। जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट इस तरह से अब मतलब प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि आपको मतलब पता रहता है, आप लिख नहीं पाते हैं, इसलिए हम वीडियो में आपको पूरा बताए हैं। और वीडियो हमारा पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर किए रहना। हम आपके लिए ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट कोई भी प्रश्न हो, हम सबसे पहले आपको लिए लाते रहेंगे। और चलते हैं अब हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, तनुकरण किसे कहते हैं, जो कि 13, 15, 17, 19, 22 में भी पूछा गया ये प्रश्न। क्या इस बार भी आएगा प्रश्न। उसमें आपको लिखना है, जल में अम्ल या क्षारक मिलने पर आयन की सांद्रता H3O+ अपान मतलब कि OH निगेटिव, मतलब H3O पॉजिटिव रहेगा, और जो OH है वो निगेटिव में प्रति इकाई आयतन की कमी हो जाती है। इसे ही हम तनुकरण कहते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसमें क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जल के साथ अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखो।
15, 17, 18, 19, 22 में भी पूछा गया ये प्रश्न। प्लास्टर ऑफ पेरिस मतलब CaSO4 इंटू H2O जल के साथ अपक्रिया करके जिस्म CaSO4 इंटू 2H2O बनता है और लगभग आधे घंटे में जमकर ठोस बन जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पे, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, हमारा लास्ट प्रश्न में हम आपको बताते हैं उसमें H+ आयन की सांद्रता का विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो उत्तर में आपको लिखना है H+ आयन की सांद्रता का विलयन ही प्रकृति पर प्रभाव पड़ता है। पहला है उदासीन विलयन पर pH का 7 होता है, दूसरे अम्लीय विलयन पर pH 7 से कम होता है और तीसरा है क्षारीय विलयन पर pH 7 से अधिक होता है। इस प्रकार H+ आयन की सांद्रता विलयन की प्रकृति को बढ़ावा घटता या उदासीन बनाता रहता है। और हमारा वीडियो अगर पसंद आए तो आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हम आपके लिए ऐसे लेटेस्ट वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद।